हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2014 में आए थे। ना सिर्फ हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इसके अलावा भी हम इनमें कई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था 2001 में, 2002 में, 2004 में, 2005 में। दोस्तों, एडुसेट का प्रक्षेपण 20 सितंबर 2004 में श्रीहरिकोटा से किया गया था। ठीक है ना। यह भारत का पहला शिक्षा उपग्रह है। ये इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। यह भारत का पहला शिक्षा उपग्रह है जो देश में शैक्षणिक सामग्री के वितरण के लिए संचार व्यवस्था उपलब्ध कराता है। ओके, इसको ध्यान रहे, इसको GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है। GSAT-3, ओके, इसको GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राइमरी से लेके हाई लेवल यानी उच्च शिक्षा तक शिक्षा हेतु बनाया गया है, यानी सुदूर शिक्षा हेतु बनाया गया है। ओके, तो एडुसेट के बारे में ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर कितना है, सी है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? कठोर शिल्प, कोमल शिल्प, कठोर एवं कोमल शिल्प, या इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओवरहेड प्रोजेक्टर कठोर शिल्प का दोस्तों उदाहरण होता है। कठोर शिल्प से आशय मशीनों से होता है, ठीक है ना। जबकि कोमल शिल्प का मतलब क्या होता है कि भाई जिसमें शिक्षण तथा सीखने के सिद्धांतों एवं विधियों का संबंध हो, ठीक है ना। जैसे शिक्षण सीखने के जो सिद्धांत हैं या विधियां हैं, उनसे जो भी आपका संबंध होगा वो कोमल शिल्प कहलाएगा, ठीक है ना। तो कठोर एवं कोमल शिल्प वैसे एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, या हम कह सकते हैं वीडियो कैसेट होती हैं, कंप्यूटर हो गया, ऑडियो रिकॉर्डर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कठोर शिल्प के उदाहरण हैं। ओके, जबकि जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड सामग्री है, स्लाइड्स हैं, ओके, ये सारे के सारे क्या है, कोमल शिल्प है, ठीक है ना। इंग्लिश में कठोर शिल्प को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर, और इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो अब आप इसको इजीली समझ गए होंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा बिना बोझ के यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन, ये रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है यशपाल समिति द्वारा। प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 में गठित हुई थी। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ओके, इसमें इस समिति में देश के 8 शिक्षाविदों को शामिल किया गया था। तो ये ध्यान रहे, कब समिति गठित हुई थी, 1992 में ये समिति गठित हुई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई 1993 में दी थी। ओके, 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट का नाम था शिक्षा बिना बोझ के। ओके, तो साथ ही इसके अलावा इन्होंने अन्य चीज़ों में भी सुझाव दिया था जी कि जैसे कि भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। ओके, और गणित को रटने की बजाय पे समझना है। ओके, और प्राथमिक स्तर पे छात्र शिक्षक अनुपात को 1:30 की भी बात इन्होंने कही, ठीक है ना, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक। तो इस टाइप के इनके सुझाव थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा 15 जुलाई 1993 में प्रस्तुत की गई थी, और ये गठन कब हुआ था इसका, 1992 में। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट है। पहला है अपव्यय, दूसरा है अवरोधन, तीसरा है अपव्यय एवं अवरोधन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है अपव्यय एवं अवरोधन से। तो पहले समझ लीजिए कि अपव्यय एवं अवरोधन होता क्या है। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा में अगर कोई विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही अगर विद्यालय को छोड़ दे, यानी स्कूल अगर वो छोड़ दे, तो उसको अपव्यय बोला जाता है, ठीक है ना। तो अपव्यय क्या होता है कि कोई भी विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण होने से पहले स्कूल को छोड़ दे, ठीक है ना। अवरोधन का क्या मतलब है? अवरोधन का मतलब ये है कि कोई बच्चा जब एक ही क्लास में एक से ज्यादा बार फेल हो जाता है, ठीक, एक से अधिक वर्षों तक रुक जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अवरोधन, यानी कि वो पास ही नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवरोधन। तो प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का जो संबंध है वो अपव्यय और अवरोधन दोनों से है, ठीक है ना।
इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम है। शिक्षा आयोग का मतलब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसको हम क्या बोलते हैं, कोठारी आयोग भी बोला जाता है, जिसका गठन कब हुआ था, 1964 में। 14 जुलाई 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तो इन्होंने शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास के नाम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो कि दोस्तों 3 भागों में विभाजित थी। पहला भाग था शैक्षिक पुनर्निर्माण के सामान्य पहलुओं से संबंधित था, ठीक है ना। और इसके बाद जो इसका दूसरा भाग था वो विद्यालय शिक्षा के पहलुओं से संबंधित था, जैसे कि पाठ्यचर्या हो गई, शिक्षण विधियां, पाठ्य पुस्तक, ओके, मूल्यांकन होता है। और तीसरा जो भाग था वो प्रशासन एवं वित्त या शैक्षिक योजना से संबंधित है, ओके। तो इसके 3 पार्ट थे, आप इसको ध्यान में रखेंगे। प्रोफेसर DS कोठारी, जो कि उस समय पे UGC के अध्यक्ष भी थे, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप सभी कमेंट में आंसर देंगे कि UGC के पहले अध्यक्ष कौन थे, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा सिंपल है, निम्न में से कौन सी शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। देखिए अभी हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। तो श्रव्य सहायक सामग्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत उन सामग्रियों को शामिल किया जाता है जिनमें हम केवल अपनी श्रव्य इंद्रियों यानी कानों का प्रयोग करते हैं, ओके। तो जैसे इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं दोस्तों, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ओके। तो यहाँ पर इसके लिए हम अपनी क्या करते हैं, श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं यानी कानों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अपनी दृश्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, लाइक अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो श्यामपट्ट है वो श्रव्य सामग्री नहीं है, ये आपकी कैसी है, दृश्य सामग्री है। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यों के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया, मोरेनो ने, रोड्सा ने, स्प्रेंजर ने या थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों स्प्रेंजर द्वारा। ये आपके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, ठीक है ना। इन्होंने व्यक्तित्व को 6 वर्गों में डिवाइड किया था। ध्यान रहेगा, कभी क्वेश्चन आ भी सकता है कि मूल्य आधारित व्यक्तित्व को 6 वर्गों में किसने विभाजित किया, तो आपके सामने नाम आ जाएंगे। तो स्प्रेंजर ने क्या किया, मूल्य आधारित व्यक्तित्व को 6 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है ना। जैसे कि इन्होंने बताया था, एक होते हैं सैद्धांतिक मूल्य, फिर उन्होंने बताया था आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य और सौंदर्यात्मक मूल्य। तो यानी इन्होंने 6 मूल्य बताए थे। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, कौन थे, स्प्रेंजर, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले। इसके बाद देखिए दोस्तों, व्यवहार तकनीकी आधारित है। व्यवहार तकनीकी किस पर आधारित है, मनोविज्ञान पे, विज्ञान पे, कला पर, कला एवं विज्ञान पे। देखिए आप दोस्तों B.Ed के स्टूडेंट रहे होंगे तो सभी को पता है कि भाई जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, ठीक है ना। और अधिगम का संबंध भी व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन से होता है, ठीक है ना। तो शिक्षण की समस्त प्रक्रियाएं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से संबंधित होती हैं। तो व्यवहार तकनीक का संबंध भी व्यवहारों से है। तो इसका मतलब यह है कि ये किससे रिलेटेड है, मनोविज्ञान से रिलेटेड है, यानी मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आज के समय पे जो मनोविज्ञान है उसी को क्या बोला जाता है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो व्यवहार तकनीकी मनोविज्ञान पर आधारित है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जब आप B.Ed में एंट्रेंस लेते हैं तो आपको यही सिखाया जाता है कि जो पहली क्लास हुई होगी आपको मनोविज्ञान की जब डेफिनेशन दी होगी तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं। ये आपका एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है लूमीज। लूमीज ने मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं करके स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक है या हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक दोषपूर्ण शिक्षण विधियां हैं, अध्यापकों के नेतृत्व की कमी है और मूल्यों की कमी है एवं दोषपूर्ण नियमावली आदि हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसका राइट ऑप्शन डी है, ओके। तो यानी उपरोक्त सभी इसके सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है।
विद्यालय प्रबंधन, पर्यवेक्षण, प्रशासन या ये सभी। देखिए विद्यालय में प्रधानाध्यापक की विशेष भूमिका होती है। ये विद्यालय के क्या होते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं, जिनके नेतृत्व में विद्यालय का संपूर्ण विकास होता है। तो भैया विद्यालय प्रबंधन, पर्यवेक्षण, प्रशासन ये सारे के सारे प्रधानाध्यापक के मुख्य कार्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। देखिए दोस्तों मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में डिस्कस कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में भी फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा प्रकाश में आया था, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू करने की बात कही गई थी। उसके बाद 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट हुआ था। ओके, तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वो आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ओके, तो इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। ओके, इसके अलावा विद्यालय में 2 कमरे होने चाहिए, 2 शिक्षक होने चाहिए, मिनिमम 1 फीमेल चलेगी। ओके, कम से कम 1 फीमेल टीचर हो, खुले हवादार कमरे हो, छात्रों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था हो, मूलभूत शिक्षण सामग्री हो जैसे कि ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है ना, लड़के लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट की सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये इसके उद्देश्य थे। ओके, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आप बार बार पढ़ें, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है मूल्यह्रास का एक कारण हो सकता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मूल्यह्रास का क्या मतलब है। मूल्यह्रास का मतलब है किसी संपत्ति के मौद्रिक मूल्य का कम हो जाना, ठीक है ना। कैसे कम हो जाना, हो सकता है कि उसका उपयोग कम हो जाए पहनने से, या उसका पहनावा कम हो जाए, या अप्रचलन हो जाए, ठीक है ना, यानी प्रचलन में ना हो। तो इस कारण भी समय के संग उसका जो मौद्रिक मूल्य वो कम हो जाता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो इसकी होने वाली जो कमी होती है उसको मूल्यह्रास के रूप में मापा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बोला कि अप्रचलन में है, रिक्तीकरण है, अपर्याप्तता है, या जनसंख्या विस्फोट, ये भी इसका कारण हो सकता है। मूल्यह्रास को अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोले तो इसको बोला जाता है घिसाई। जैसे घिसाई, कोई चीज की घिसाई हो गई तो उसका जो मूल्य है वो क्या हो गया, कम हो गया। लाइक सपोज करो हमने कोई कार ली, आज के समय पे अगर हम आज शोरूम से उसको निकालेंगे तो उसकी कीमत माना 6 लाख रुपए, लेकिन अगले 2 साल बाद उसकी जो कीमत है वो 4 लाख रुपए रह जाएगी। तो वो एक्चुअली क्या है, डेप्रिसिएशन है, यानी मूल्यह्रास है। यानी घिसी ना कार, चली रोड पे तो घिसाई हो गई उसके अच्छे से, तो मूल्यह्रास हो गया। ठीक, तो जनसंख्या विस्फोट भी इसका एक कारण हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है शिक्षण के 14 कौशलों को दिया था। किसने दिया था शिक्षण के 14 कौशलों को? देखिए एलन एवं रेयान ने, बी के पासी ने, आई के डेविस ने, बी एस ब्लूम ने। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है एलन एवं रेयान ने, ठीक है ना। एलन एवं रेयान ने शिक्षण के 14 कौशलों को दिया था, ठीक है ना। शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है और सीखने में सुगमता प्रदान करती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था नहीं किया था, ठीक। तो शिक्षण के 14 कौशलों को दिया था एलन एवं रियान ने। डॉक्टर वी के पासी ने 13 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने स्क्रीन में 14 शिक्षण कौशलों की सूची आ रही होगी जो कि एलन एवं रियान ने दी थी। तो देखिए इसमें क्या क्या है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, विन्यास प्रेरण कौशल है, समापन कौशल है, मौन एवं अशाब्दिक संकेत, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न पूछना, खोजपूर्ण प्रश्न, अभिसारी प्रश्न, ठीक है ना, छात्र व्यवहार का ज्ञान, दृष्टांत देना, व्याख्यान कौशल, उच्च स्तरीय प्रश्न, नियोजित पुनरावृत्ति, संप्रेषण, पूर्णता। तो देखिए इस तरह से टोटल 14 कौशलों की लिस्ट है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को, कब? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
मनाया जाता है? ध्यान रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एक होता है शिक्षक दिवस, एक अलग चीज है, शिक्षक दिवस अलग चीज है, और एक होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ओके, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, ध्यान रहे, ठीक है ना। टीचर्स डे, टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। कब? किसकी जयंती पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है शिक्षा दिवस की, नेशनल एजुकेशन डे, एजुकेशन डे की बात हो रही है, तो मनाया जाता है 11 नवंबर को हमारे भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री के उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के अवसर पर। ओके ना, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने अगर आप बीएड करके आए हैं तो आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा। मानव आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब्राहम मैस्लो। मैस्लो ने इस तरह से कौन बनाए थे, याद होगा आपको। तो कौन है? तो इस तरह से इन्होंने क्या दिए थे? 5 सिद्धांत दिए थे। 5 सिद्धांत यानी 5 स्तरों को वर्णन किया था, ठीक है ना। 5 स्तर क्या क्या थे? जैसे कि शारीरिक आवश्यकता थी, ठीक, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ठीक है ना। शारीरिक आवश्यकता में जैसे मनुष्य को पहले क्या चाहिए? बस खाना पीना चाहिए, बस किसी तरह से खाना पीना हो जाए। फिर उसको सुरक्षा चाहिए, फिर उसको समाज में भी की भी आवश्यकता रहती है, समाज की आवश्यकता, फिर उसको सम्मान की भी आवश्यकता होती है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो बहुत कुछ काम अपना कर लेते हैं तो लास्ट में आत्मसिद्धि भी चाहिए होती है, ठीक है ना। तो ये मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। तो उसका पदानुक्रम किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट सुविधा प्रारंभ की गई। भारत में देखिए दोस्तों, इंटरनेट की सुविधा 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट की गई थी। ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त 1995 से विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट सेवाओं का प्रारंभ किया गया। तो वर्ष 1995 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है ना। जबकि नवंबर 1998 में भारत सरकार ने निजी ऑपरेटरों द्वारा इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र को खोला था, ठीक है ना। तो निजी ऑपरेटर थे वो इंटरनेट सेवाओं को कब से उपलब्ध करा पाए? 1998 से। लेकिन वर्ष 1995 से भारत में इंटरनेट सेवा शुरू की गई, किसके द्वारा? विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मैं नहीं आप आदर्श वाक्य है। मैं नहीं आप आदर्श वाक्य है किसका? स्काउट एवं गाइड का, राष्ट्रीय सेवा योजना का, नेशनल कैडेट कोर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, एनएसएस आप लोगों में से कई ने हो सकता है कि किया हुआ हो। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस, इसी का ये आदर्श वाक्य है। ओके, तो राष्ट्र को युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है एनएसएस, जिसका आदर्श वाक्य है मैं नहीं आप। ओके, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि एनएसएस क्या है? युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु, ठीक है ना, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा ये संचालित है भारत सरकार के अंदर, ठीक है ना। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? मैं नहीं आप, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। दोस्तों बात हो रही है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय। ओके, एसएनडीटी का फुल फॉर्म है श्रीमती, एन फॉर नाथीबाई, डी फॉर दामोदर एंड टी फॉर थाकेसैर्य। ओके, तो श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकेसैर्य महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। ओके दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1916 में। ओके, 5 जुलाई 1916 को डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, ठीक है ना, डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे द्वारा इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। ओके, तो ध्यान में रहेगा कि एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय यानी कि श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकेसैर्य महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1916 को की गई थी डॉक्टर
धोंडो केशव कर्वे द्वारा मुंबई में। ओके, तो आप इसका ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, इसका आप सन भी बताएंगे और कौन से आर्टिकल में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है, इसका आप आंसर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।